हेलो, कैसे हैं आप लोग? सबको मेरा नमस्कार। देखिए, आज हम आपके साथ जिस विषय वस्तु या उसको परिघटना भी कह सकते हैं या प्राकृतिक प्रक्रम कह सकते हैं, जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो प्राकृतिक सत्यता को प्रदर्शित करती है, प्राकृतिक सत्यता का प्रमाण है, प्राकृतिक प्रक्रम का प्रमाण है। वैसे तो परिवर्तनशीलता प्रकृति का शाश्वत नियम है। यह प्रकृति और प्रकृति में जितने भी तत्व और अवयव प्रकृति में जितने भी तत्व और अवयव सम्मिलित है, सब सतत रूप से परिवर्तनशील है। और इस परिवर्तनशीलता का आरंभ कहाँ से होता है और समाप्त कहाँ से होता है? तो कहा कि परिवर्तनशीलता तो सतत चलेगी, लेकिन तत्व विषय में, अवयव विषय में यह प्रक्रम एक नियत समय तक संपादित होते रहते। उनकी एक सीमा, उनकी एक लिमिट है। अगर हम बात करते हैं एक अवयव की कि उसकी परिवर्तनशीलता कहाँ से आरंभ हुई, सजीवता कहाँ से आरंभ होगी और कहाँ समाप्त होगी, तो ये हम पूर्णतः जानते हैं कि जन्म और मृत्यु। जन्म से किसी अवयव के, अवयव शब्द हमने लिया यहाँ पर, अवयव से तात्पर्य है कि अगर वो जीव है या कोई वस्तु है, जीवित वस्तु है या निर्जीव वस्तु है, तो जब उसका जन्म होता है तब वहां से उसकी परिवर्तनशीलता आरंभ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। लेकिन प्रकृति में यह परिवर्तनशीलता सतत रूप से जारी रहती है। हमें पता है, हम सब जानते हैं कि हाँ, सब कुछ परिवर्तनशील है। पृथ्वी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के पर्यावरण के, जो प्राकृतिक पर्यावरण, उसके प्रत्येक तत्व, चाहे वो स्थल मंडल हो, लिथोस्फीयर, वायुमंडल हो, एटमॉस्फेयर हो, जल मंडल हो, हाइड्रोस्फीयर हो या जैव मंडल के तत्व हों, लगातार परिवर्तनशील है। और जब यह परिवर्तनशीलता, प्राकृतिक परिवर्तनशीलता प्रचंडता को प्रदर्शित करती है तो उसका प्रतिफल काफी विध्वंसात्मक आता है, विनाशक आता है। जैसा कि 6 फरवरी 2023 को हमने तुर्की और सीरिया में देखा। जी हाँ, आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं एक प्राकृतिक आपदा की, जिसको हमने आपदा नाम ने दिया है, नेचुरल डिजास्टर, जिसे भूकंप कहते हैं। हमें और आपको अच्छी तरह से पता है कि 6 फरवरी 2023 को सुबह जब यह प्रचंडता के साथ ये प्राकृतिक प्रक्रम संपादित हुआ तो हजारों लोगों की जान को लील गया और लाखों डॉलर की संपत्ति को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। तो यह एक प्राकृतिक सत्यता है। हमें जानना भी जरूरी है कि ये किस प्रकार से संपादित होता है, किस प्रकार से घटित होता है, और यह प्रक्रम अगर सतत है, शाश्वत है, तो हमें बचना भी चाहिए। तो आज हम इस विषय वस्तु पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखें, जब हम अपनी पृथ्वी की बात करते हैं तो हमारी पृथ्वी एक अद्भुत खगोलीय पिंड है, जिसको हमने ग्रह की संज्ञा दे दी। और यह ग्रह जीवित है क्योंकि हम लोग इसके साक्ष्य हैं। हम लोग जीवित हैं, यहाँ हैं, तो यहाँ पर प्रकृति ने सब कुछ हमें प्रदान किया। कहने का मतलब इतना अनुकूलित भौतिक और रासायनिक दशा हमें प्रदान कर दिया कि वह दशा जो है धीरे धीरे संशोधित और परिमार्जित होते होते जैविक प्रक्रम की तरफ आगे बढ़ा और तरह तरह के जीव जंतु आए और कालांतर में चलते चलते जैव विकास के प्रक्रम को संपादित करते हुए हम जैसे या हम मानवों का भी विकास हुआ। और मानव अपने विकास के क्रम में आगे चलते हुए इस प्राकृतिक पर्यावरण में अनुकूलता को खोजते हुए, ढूंढते हुए अपने बुद्धि और विवेक के बल पर मानवीय सभ्यता का निर्माण कर लिया। लेकिन मानवीय सभ्यता का जब निर्माण किया यह मानव, और जब विकास के चरम पर आया तो कई भूल कर चुका है, और उस भूल का कहीं ना कहीं प्रभाव तुर्की जैसे प्राकृतिक आपदा में परिणति हो जाती है। अब देखो, हम बात करने जा रहे हैं भूकंप की। तो भूकंप की सत्यता क्या है? जब हम अपनी पृथ्वी की बात करते हैं तो हमारी जो ये सुंदर सा ग्रह है, जिसको हम माता की भी संज्ञा देते हैं, चूंकि यहाँ पर हम रहते हैं, यह त्रिस्तरीय है। अगर हम बात करें तो यह पूरी की पूरी पृथ्वी त्रिस्तरीय है, लेकिन यह विखंडित अवस्था में है। अगर हम बात करें तो अपनी पृथ्वी का स्वरूप ये दिखाई दे रहा है हमें। देखें,
ये संपूर्ण पृथ्वी है। पृथ्वी का क्षेत्रफल लगभग 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिस पर यानी 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है उसमें से लगभग 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर महासागरों का विस्तार है और लगभग 14.889 14.889 करोड़ वर्ग स्क्वायर किलोमीटर पर स्थल मंडल है। तो ये हमें कुछ महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और एशिया का कुछ भाग, और महासागर हमें दिखाई दे रहा है, पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है और इसके पीछे सारे ओशंस और कॉन्टिनेंट्स हैं। अब देखो इस तरह से अब हमारी जो पृथ्वी है विखंडित अवस्था में कैसे, ये जो रेड कलर की लाइन देख रहे हैं ये विखंडन का प्रमाण है। और जो पृथ्वी का बाहरी भाग है, अभी हम इस पर बात करेंगे, यह क्या है, विखंडित रूप में प्लेट्स हैं और ये प्लेटें सदैव ही अस्थिर रहती हैं। जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो इसका स्वरूप ऐसे दिखाई देता है। यह हमारी पृथ्वी पूरी तरह से कहा जाए कि स्थिर है, न तो स्थायी है, यह भी परिवर्तनशीलता के दौर से गुजर रही है। और जब यह परिवर्तनशीलता प्रचंडता को प्रदर्शित करती है तो भूकंप जैसी परिघटनाएं संपादित होती हैं। देखें पृथ्वी का आंतरिक संरचना, अगर पृथ्वी की सामान्य आंतरिक संरचना की अगर हम बात करते हैं, जब हम जानते हैं तो ये त्रिस्तरीय है। कहने का मतलब 3 परत से बनी है। आंतरिक परत को कोर कहते हैं या अंतरतम, हिंदी में अंतरतम, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोर। और उसके ऊपर जो परत है, मध्यवर्ती परत है, उसको मेंटल या प्रवार कहते हैं। और जो बाहरी परत है जिस पर हम लोगों का निवास है, सब कुछ हम देख रहे हैं, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। विशुद्ध हिंदी में इसको भूपरपट्टी बोलते हैं। तो इसका अगर स्वरूप हम देखते हैं तो ये आंतरिक कोर, आउटर कोर, मेंटल, और मेंटल का जो ऊपरी भाग है यही सब कुछ डिसाइड कर रहा है, जिसे हम दुर्बलता मंडल कहते हैं। हमारे भविष्य का निर्धारण करता है। मानव कहता है कि हम अपने भविष्य को निर्मित कर लेंगे एक सीमा तक, लेकिन प्रकृति जो डिटरमाइन करेगी उसके माध्यम से अगर हम देखने की कोशिश करें, उसको देखने की कोशिश करें भाई, तो हमारा जो डिटरमिनिज्म है वो सीमित है। और अर्थ का डिटरमिनिज्म क्या है, यूनिवर्सल है और असीमित है, अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अभी हमारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी इसको समझने में नाकाम रहे हैं। तो ये स्थिति, अगर इसके स्वरूप को और हम देखने की कोशिश करते हैं, देखें ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो ये आपके पास मैंने डायग्राम बेस प्रस्तुत किया। देखो ये जो पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, और मेंटल का जो बाह्य भाग है आउटर मेंटल, उसको हम कहते हैं एस्थनोस्फीयर, और ये है क्रस्ट। हमारे जीवन का पूरा भविष्य कहा जाए तो इसमें निर्भर है। जो आप ये देख रहे हो डार्क कलर का एस्थनोस्फीयर, अर्थात इसको दुर्बलता मंडल, इसमें इसके मोमेंट के कारण, इसमें मोमेंट क्यों हो रहा है आगे भी हम बात करेंगे, इसके कारण जो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, स्थलमंडल कहते हैं, ये विखंडित अवस्था में है, जो ब्लू कलर का आप दिख रहे हैं। और विखंडित भाग को प्लेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेट कहते हैं। इस प्लेट शब्द को, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का जब प्रतिपादन किया गया तो J.T. विल्सन नामक विद्वान ने इस शब्द का कहने के मतलब शब्द को दिया था। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमारी पृथ्वी जो त्रिस्तरीय है, 3 लेयर्ड है, अगर अंदर से बाहर की ओर चलते हैं तो कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो पृथ्वी का जो बाह्यतम भाग है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर्म, जो पृथ्वी का बाह्यतम भाग है वो विखंडित अवस्था में है, और ये विखंडित भाग प्लेट के रूप में है। किसके रूप में, प्लेट के रूप में। और ये देखो प्लेटें इस प्रकार से चल रही हैं। जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे ये मूवमेंट दिखा जा रहा है, तो प्लेट एक दूसरे के संदर्भ में इधर उधर गति करती हैं, कहीं एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो कहीं एक दूसरे के पास आ रही हैं। तो जब दूर जाती हैं तो इसमें विखंडन होता है, जब पास आती हैं तो इनमें कोलिजन होता है, टकराव होता है। और इन्हीं टक्कर का परिणाम, जो टक्कर हुआ तुर्की में कैसे हुआ उस पर आगे चर्चा करेंगे। उस टक्कर के परिणाम स्वरूप भीषण भूकंप आया। अब जब हम इस पृथ्वी को देखते हैं तो देखो यह भी एक तंत्र है, और इस तंत्र में असीमित ऊर्जा है। असीमित ऊर्जा लगातार आंतरिक भाग से बाहरी भाग की तरफ उत्सर्जित हो रही है। अगर पृथ्वी के केंद्र की बात करें तो इसका जो तापमान है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि सतह की अगर हम बात करते हैं, वायुमंडल की एकदम निचली परत जो हमको जिसको भू सतह कहते हैं, उसका औसत तापमान मात्र 15 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ से लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, और ये ऊर्जा, उष्मा,
ऊर्जा या उष्मा जो उत्सर्जित हो रही है, जिसमें से हजारों हजारों किलोटन की उष्मा निकल रही है, और इसकी व्यक्ति पृथ्वी भूकंप और ज्वालामुखी की प्रक्रिया के माध्यम से करती है। कहा जाता है या वैज्ञानिकों का भी मानना है, अगर भूकंपी प्रक्रिया संपादित नहीं होगी, ज्वालामुखी क्रिया संपादित नहीं होगी, तो पृथ्वी एक दिन फट जाएगी। तो ये तो शाश्वत है, सार्वभौमिक सत्य तथ्य है कि उस ऊर्जा का उत्सर्जन तो पृथ्वी करेगी भूकंप और ज्वालामुखी प्रक्रिया के माध्यम से, लेकिन कब, कहां, कितना प्रचंड होगा, ये मानव के भाग्य को निर्धारित करेगा। तो सब कुछ अनिश्चित है। आप देखो, ये जो प्रवृत्ति है इसको मैं दिखा रहा हूं कि सब कुछ है, जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग हम देख रहे हैं, तो मेंटल का जो ऊपरी भाग है, जिसको एस्थेनोस्फीयर अर्थात दुर्बलता मंडल कहते हैं, उसकी परिस्थिति ये है। ये रेड कलर आपको दिख रहा है, येलो कलर, इसमें असीमित मात्रा में भौतिक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से, जो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया हो रही है उसके माध्यम से असीमित मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति है, और रेडियो सक्रिय पदार्थ लगातार असीमित मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन कर रहे हैं, और ये उष्मा संवहनी तरंगों के माध्यम से ऊपर जाता है, बाहर की तरफ निकलता है, और पुनः टकराने के बाद ये संवहनी चक्र का निर्माण करता है। और जहां दो संवहनी चक्रों के मध्य अभिमुखी संचलन होता है, कन्वर्जेंट मोशन होता है, जैसे कि यहां दिख रहा है, तो दोनों प्लेटें जिनके मध्य ये हो रहा है, थोड़ा सा इलार्ज कर दें, देखें यहां पर अभिमुखी संचलन हो रहा है, कन्वर्जेंट मूवमेंट हो रहा है। तो यहां पर जब कन्वर्जेंट फोर्स लग रहा है तो दो प्लेटें आपस में आती है और टक्कर हो जाती है। टक्कर के परिणाम स्वरूप यहां वलन, फोल्ड की प्रक्रिया होती है, वलन की प्रक्रिया संपादित होती है, तो वलित पर्वत बनते हैं। और जब विखंडन होता है तो यहां से ज्वालामुखी की प्रक्रिया भी संपादित होती है, लेकिन विखंडन के दौरान असीमित मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन होता है, जिससे बड़े पैमाने पर सिस्मिक एक्टिविटी यानी भूकंपीय गतिविधि संपादित होती। उसी प्रकार से जब दूर जाती हैं तो यहाँ कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन का निर्माण हो रहा है, यहाँ डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन, यहाँ कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन का निर्माण हो रहा है, क्योंकि यहाँ टेंशन फोर्स लग रहा है तो पृथ्वी की परत टूट जाती है और यहाँ फाल्ट बन जाते हैं। यहाँ भी ज्वालामुखी की क्रिया होती है, लेकिन दरारी उद्भेदन, और यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। उसी तरह से यहाँ तो देखिए ये हमारे भविष्य को निर्धारित करता, कहा जाए निरपेक्ष जो हमारा भविष्य है, एब्सोल्यूट जो हमारा फ्यूचर है, ये इसकी प्रकृति निर्धारित करती है। कब, कहां, कौन सी गति किस दिशा में होगी, यह डिटरमाइन करना आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बस की बात नहीं है, तो ये भाग्य भरोसे है। लेकिन इतना सत्य तथ्य है कि इनके कारण, इन संवहनी चक्रों के कारण, इन संवहनी तरंगों के कारण जो पृथ्वी का बाह्यतम भाग है, भूपरपटी अर्थात क्रस्ट विखंडित अवस्था में है, और ये प्लेटें सदा इधर उधर स्थानांतरित हो रहे हैं, कहीं टकरा रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, जिसके माध्यम से भूगर्भिक उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, जिसके कारण ज्वालामुखी और भूकंपीय प्रक्रियाएं संपादित होती। अब हम बात करते हैं तुर्की। अब देखो भूकंप इस तरह से, जैसे यहां टक्कर हुई, दो प्लेटें टकराई, तो जहां टक्कर होकर एनर्जी निकलती है उसको एपी सेंटर या फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। कहने का मतलब कि इसका केंद्र है जहां से ऊर्जा क्या हुई, निकली, भूकंप मूल, और जहां से ऊर्जा बाहर उत्सर्जित हुई, सतह पर आई, उसको एपी सेंटर कहते हैं। और ये उष्मा या ऊर्जा तरंगों के माध्यम से चलती है। जो सबसे शक्तिशाली तरंग होती है पी वेव, जो यहां से यहां तक आ गई, फिर एस वेव द्वितीयक तरंग, और यही तरंगें जब सतह पर पहुंचती हैं तो इसको हम कहते हैं एल वेव, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो। और ये वेव जो होती है उत्तलाकार मार्ग का अनुसरण करती हैं, और जितनी तीव्रता ज़्यादा होती है उतना यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या करती है, विध्वंस कर देती है। इसीलिए इसको नाम दिया गया विध्वंसकारी तरंग। तो तुर्की में यही हुआ। अब देखो तुर्की में होता क्या है। अगर पूरे पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी वैज्ञानिकों के अनुसार 7 बड़ी प्लेटों में विभाजित है। उत्तरी अमेरिका की प्लेट, दक्षिणी अमेरिका की प्लेट, उत्तरी अमेरिका की प्लेट, दक्षिणी अमेरिका की प्लेट, यूरेशिया की प्लेट, अफ्रीका की प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट, और सबसे बड़ी प्लेट प्रशांत है, और अनेक सैकड़ों छोटी छोटी प्लेटें हैं। अब ये प्लेटें इधर उधर स्थानांतरित हो रही हैं। तुर्की के मामले में क्या होता है, देखें ये आपको दिख रहा है, ये तुर्की की प्लेट हमने बनाया, अनातोलिया की प्लेट बन गई। अब ये अफ्रीकन प्लेट बड़ी बड़ी प्लेट है,
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बड़ी प्लेट है और इधर से यूरेशियन प्लेट बड़ी प्लेट है, इनकी मध्य छोटी छोटी प्लेट्स है, जैसे अरेबियन प्लेट। अब यहां पर क्या हुआ, जब आप देख रहे हो जो रेड कलर की लाइन हमने बनाया, ये अफ्रीकी प्लेट टूट रही है। ये महान भ्रंश घाटी है, क्या है, ग्रेट रिफ्ट वैली है, और यह भी टूटकर ये अलग हो जाएगा और यहाँ सागर बनने की संभावना प्रबल है। क्या 100% बनेगा कालांतर में, आने वाले समय में। अब यहाँ क्या हुआ, जो सबसे बड़ी घटना घट रही है यहाँ पर, ये देखो, ये जो प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट 1998 में टूट गई। टूटने का कारण ये है कि यहाँ मैग्मा का जो अपसरण हुआ, कुछ मैग्मा इधर गया, कुछ मैग्मा इधर, ऐसे कुछ मैग्मा इधर की तरफ आया और कुछ इधर, तो इधर प्रवाहित हो रहा है, इधर प्रवाहित हो रहा है। तो जो मैग्मा इंडियन प्लेट की तरफ प्रवाहित हो रहा है, तो ये भूवैज्ञानिकों ने वोल्केनो का नाम भी दिया। तो इधर की तरफ ये जा रही है और यहाँ पर ये प्लेट इसको डिस्टर्ब कर रही है। जैसे 2004 की सुनामी, 2011 की जापान की सुनामी, 2004 की हिंद महासागर की सुनामी कितनी खतरनाक आई, और 26 अप्रैल 2015 को भूकंप आया तो नेपाल बर्बाद हुआ। तो इनका प्रभाव अब इधर पड़ रहा है। अब यहाँ से ये प्लेट इस पर दबाव डाल रही है, ये इधर से, और जो तुर्की की प्लेट बनी, वर्तमान में भूगर्भ शास्त्री इन प्लेटों के मध्य स्थित इसको लावारिस प्लेट का नाम दिए। और 6 फरवरी 2023 को क्या होता है कि यहां से बहुत जबरदस्त टक्कर होती है, और ये टक्कर अरेबियन प्लेट को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। और फिर ये जब ये टक्कर मारती है तो ये प्लेट क्या होती है, यूरेशियन प्लेट में इंटर होने की कोशिश करती है, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ी प्लेट है तो यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं हुआ। इसका कारण ये हुआ कि जो तुर्की का सेंट्रल राज्य है वहां से बड़ी कहने में अत्यधिक मात्रा में एनर्जी निकली, और जो एनर्जी की गणना की गई आप विश्वास नहीं कर सकते। भूवैज्ञानिकों का बताना है कि जो एनर्जी यहां से निकली उसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, लगभग 500 परमाणु बमों की शक्ति के बराबर है जो हिरोशिमा पर गिराए गए थे। अब सोचो कि 500 परमाणु बम इस पृथ्वी पर गिरा दिए जाए तो सब तहस नहस हो जाएगा। 500 परमाणु बमों की शक्ति यहां रिलीज हुई मात्र 45 से 65 सेकेंड में। 45 से 65 सेकेंड में 500 परमाणु बमों की एनर्जी यहां सुबह सुबह तुर्की में 6 फरवरी 2023 को तड़के रिलीज हुई। अब पूरे क्षेत्र को उछाल दिया। कंपन आपने वीडियो देखा होगा, और इसमें से जो 500 परमाणु बमों की शक्ति की बात की गई, बताया गया लगभग 35 क्वाड्रिलियन जूल, 35 क्वाड्रिलियन जूल की ऊर्जा तुरंत रिलीज हुई और यह क्षेत्र पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब सवाल है कि इसको ये प्रवृत्ति आई और इस तरह से ये पूरा का पूरा क्षेत्र बर्बाद हुआ और लाखों लोग मारे गए। और यहाँ एक तथ्य और दिखाना, एक नई प्लेट यहाँ निर्मित हो रही है जिसको नाम दिया गया पर्शियन सब प्लेट। ईरान के भाग को लेते हुए एक नई भी प्लेट निर्मित हो रही है जिसको नाम दिया गया पर्शियन प्लेट। उसी तरह से एक नई प्लेट यहाँ निर्मित हो रही है जिसको नाम दिया गया सोमालिया की उप प्लेट, जो ये अलग हो जाएगा। और चाइना का भी टुकड़े टुकड़े हो रहा है भूगर्भिक दृष्टि से। यहाँ पर नई सब प्लेट, चीन की सब प्लेट भी बन रही है। इसके पीछे मौलिक कारक क्या है कि ये प्लेट अस्थिर हो गई। अब देखो यहाँ पर अस्थिरता का कारण क्या है, अपना भारत। क्लियर। अब भारत की स्थिति ये है, ये हमारी प्लेट का मार्जिन है हिमालय के रूप में, किरथर सुलेमान पाकिस्तान में, और ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक और मध्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय क्या अपने हिमालय के रूप में ये यहां पर लग रही। तो स्थिति क्या है देखो, यहां पर थोड़ा समझा लें फिर विश्व के मैप पर मैं लेकर आ रहा हूं। जब यहां पर बल लगेगा ज्यादा, चाहे यहां लगे, घूमेगा तो यहां पर घूमेगा बहुत तेज। जैसे ये अगर हमने ले लिया कि ये पेन है, यहां से हमें घुमाना है, घुमाओ चाहे यहां से घूमेगा यहां पर किनारों पर, ये स्थिति हो रही है। तो या तो इसका प्रभाव यहां पड़ने वाला है या तो यहां पड़ने वाला है। और हमें पता है कि ये जो प्लेट हमारी हैं, देखो यहां पर दुर्बलता मंडल, यहां पर यूरेशियन प्लेट है और ये भारतीय प्लेट लगातार आ रही है। 6.5 करोड़ वर्ष से लेकर अब तक टक्कर चल रही है, जिसका परिणाम क्या हुआ, कुनलुन चीन का पर्वत और हमारा पूरा हिमालयी तंत्र। तो इस तरह से टक्कर आज भी चल रही है लगातार। अगर विश्व के मैप पर तुर्की के भूकंप के संदर्भ में हम देखना चाहें तो देखो यहां पर, आप देखो ये
अगर यहाँ हम बात करें तो ये अपना किर्थर सुलेमान और ये हिमालय, और हिमालय ऐसे अंडमान निकोबार से होते हुए वास्तव में 90 डिग्री कटक तक ऑस्ट्रेलिया तक है, ध्यान रखें। और इधर ये कुल्लून ये हो गया और ये हो गया हिंदुकुश। क्लियर। अब सवाल है कि यह भी टूट चुका, यह भी इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, और अपनी प्लेट जैसा कि बताया कि 1998 में 2 भागों में टूट गई। और जब टूटने का कारण क्या था, यहाँ मैग्मा का डायरेक्शन, ये कुछ मैग्मा का भाग इधर गया और इधर, तो यहाँ क्या हुआ, डाइवर्जेंट मोशन हुआ। क्या हुआ, अपसरण हुआ। और इधर जो मैग्मा आ रहा है इसका प्रभाव भूवैज्ञानिकों ने बताया बहुत ज्यादा तीव्रता से इधर भूगर्भ के अंदर क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। जैसे नदी की तरह ये मैग्मा चल रहा है। और इस नदी की तरह जो मैग्मा चल रहा है इसको कई भूवैज्ञानिकों ने बताया आंतरिक दक्कन वोल्केनो, ये इधर की तरफ चल रहा है, तो इसका प्रभाव इधर है, इधर भी है। और यहाँ पर आपकी प्लेट है अरेबियन, और यहाँ से अब देखो यहाँ पर जो कहने का मतलब जो कंपन होगा या बल लगेगा, तो कंपन सबसे ज्यादा कहाँ होना है, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। और जिसका प्रमाण हमारे पास है कि जैसे ये टूटा 98 में, 2004 में हिंद महासागर की सुनामी कब आई, हिंद महासागर की सुनामी जो आई है, आप ध्यान दें, 26 दिसंबर 2004 में 2.5 लाख से अधिक लोग मारे गए। इसके बाद 11 मार्च कब आई, 11 मार्च 2011 को जापान की सुनामी, जिसमें फुकुशिमा पूरी तरह से बर्बाद हुआ। इसके बाद नेपाल में 26 अप्रैल 2015 को भयंकर भूकंप, और इसी का परिणाम यहाँ आया कि जब इस प्लेट ने टक्कर मारा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भूकंप आया 6 फेब 2023 को। तो एक कारण यह भी बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब कई कारण है। सवाल ये है कि प्राकृतिक प्रक्रम तो संपादित होता रहेगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रक्रम शाश्वत हैं, ये चलते रहेंगे। कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में असीमित ऊर्जा है, और वो ऊर्जा किसके माध्यम से निकल रही, भूकंप और ज्वालामुखी के माध्यम से। अगर भूकंप और ज्वालामुखी के माध्यम से उष्मा का उत्सर्जन नहीं होगा तो पृथ्वी एक दिन क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, तो ये निकलेगी। तो ये प्राकृतिक प्रक्रम जारी रहेगा, और मानव अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के बल पर थोड़ी समझ पैदा कर ले कि हमें जो निर्माण कार्य करना है इसके अनुसार करे, इसके अनुरूप करे, तब तो बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। और कहा जा रहा है कि जो भविष्यवाणी की जा रही है कि विश्व में अब ऐसी घटनाएं घटने का एक समय आ चुका है। शायद भविष्यवाणी की गई कि और भी कंपन हो सकते हैं, लेकिन ये कंपन कहाँ, किस राष्ट्र में होगा, कोई निश्चित नहीं। इसलिए हमें संभल कर रहना है। तो ये हो गया तुर्की के भूकंप की वास्तविक स्थिति जो विद्वानों ने बताई, और हम उसका इंक्लूड करके आपके सामने इस प्रसंग को प्रदर्शित किया। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। और चूंकि प्राकृतिक प्रक्रम जारी है, तो आप अपना और अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज के ख्याल भी रखें और समाज को भी सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। थैंक यू वेरी मच।